नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का वक्त और गहरा काला अंधेरा, उल्लुओं की डरावनी आवाजें किसी की भी जान ले ले। ऊपर से घोड़ों के टापों की अजीब सी ध्वनि। आजकल के जमाने में हवेली में दादा परदादाओं की बग्गी अभी बची है। मोटर भी है, लेकिन गांव में उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने पर उसमें कोई ना कोई खराबी आ ही जाती है। और वैसे भी खराब होने पर शहर में बड़ी मुश्किल से उसका सामान मिल पाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने की क्लासिक मोटर है। ठाकुर साहब ने बड़ी शान से उस ज़माने में खरीदी थी। तभी पुरानी हवेली के भारी भरकम गेट के खुलने से चे चे की आवाज़ जैसे ही नीलेंद्र प्रताप सिंह के कानों में पड़ी तो उसकी निंद्रा टूटी। उसने अपने छोटे भाई मानवेंद्र सिंह से पूछा, हम पहुंच गए क्या? हाँ भाई साहब, हम पहुंच गए। आप घोड़ा गाड़ी से उतरे, मैं आपका सामान लेकर कोचवान के साथ हवेली के भीतर पहुंचता हूँ, मानवेंद्र बोला। फिर जैसे नीलेंद्र हवेली के भीतर पहुंचा तो सामने झूले पर बैठी नीलेंद्र की माँ सारांदा नौकरानियों से बोल पड़ी, अरे कमो रदिया मुनिया कजरी, जरा जल्दी से आरती का थाल सजा कर लाना। इतने सालों बाद मेरा बेटा विलायत से पढ़कर लौटा है। आज तो मैं अपने बेटे को जी भर के लाड दुलार करूंगी। तभी एक नौकरानी भाग कर आरती का थाल ले आई और सारांता के हाथ में थमाते हुए बोली, लीजिए ठाकुराइन, आरती का थाल। सारांता ने खुश होकर अपने बेटे की आरती उतारी और सीने से लगाए हुए बोली, मेरी तो आंखें जैसे पथरा गई थी तेरी राह देखते देखते। आज सीने में ठंडक पड़ गई। माँ, मैंने भी आप सबको बहुत याद किया, नीलेंद्र बोला। अच्छा चल, पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने चलकर उन्हें प्रणाम कर। आज वो यहाँ होते तो तुझे देखकर कितना खुश होते, सानंदा बोली। माफ़ करना माँ, मैं उनके अंतिम संस्कार में आ ना सका, नीलेंद्र बोला। कोई बात नहीं बेटा, तेरे इम्तिहान जो चल रहे थे कैसे आ पाता तू, लेकिन अब आया है तू विलायत से डॉक्टरी पढ़कर, तो वे तुझे देखकर ऊपर बैठे ठाकुर साहब खुश हो रहे होंगे, सानंदा बोली। और फिर नीलेंद्र ने अपने पिता ठाकुर अष्टभुजा सिंह को प्रणाम किया और बोला, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, इतनी रात जो हो गई है। हाँ बेटा, लेकिन कुछ खा तो ले, सानंदा बोली। नहीं माँ, भूख नहीं है, बस आराम करना चाहता हूँ, उसके बेटे ने कहा। ठीक है, तू कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे कमरे में दूध लेकर आती हूँ। भूखे पेट तो नहीं सोने दूंगी, कम से कम दूध ही पी ले, सारंदा बोली। ठीक है, आप कहती हो तो दूध पी लूँगा। और इतना कहकर नीलेंद्र अपने कमरे में गया। तब तक मानवेंद्र भी नौकर के साथ सामान लेकर नीलेंद्र के कमरे में पहुंचा और बोला, भाई साहब, ये रहा आपका सामान, कुछ ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ, अब मैं कपड़े बदल लेता हूँ, नीलेंद्र बोला। ठीक है, और इतना कहकर मानवेंद्र नौकर के साथ बाहर लौट गया। कुछ ही देर में सारांदा दूध लेकर नीलेंद्र के कमरे में पहुंची। तब तक नीलेंद्र बाथरूम से हाथ मुंह धोकर बाहर आ चुका था। उसे देखते ही सारांदा बोली, बेटा ये रहा दूध, पीकर सो जाना। ठीक है माँ, नीलेंद्र बोला। और फिर जैसे ही सारांदा स्टूल पर दूध रखकर दरवाजे की ओर मुड़ी तो ना जाने अचानक कहाँ से एक काली बिल्ली आ गई और उसने दूध भरा गिलास जमीन पर गिरा दिया। फिर ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। ये देखकर सारांदा हैरत में पड़ गई। आखिर बिल्ली आई कहाँ से? इस कमरे में दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहते हैं, बस कभी कभी सफाई के लिए खुलते हैं, और उस वक्त तो नौकरानी के साथ में यहाँ रहती हो। सफाई होते ही सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती हूँ। फिर ये बिल्ली आई कहाँ से? दूध का गिलास टूट चुका था, चूँकि गिलास कांच का था और दूध फर्श पर बिखर चुका था। तब सारांदा नीलेश से बोली, मैं तुम्हारे लिए फिर से दूध ले आती हूँ। ना, मेरा मन नहीं है दूध पीने का माँ, आप नहा की परेशान हो रही है, नीलेंद्र बोला। ठीक है बेटा, तेरा मन नहीं है तो रहने दे,
और इतना कहकर सारंदा ने फर्श पर बिखरा दूध एक कपड़े से साफ किया और नीलेंद्र के कमरे से बाहर चली आई। जब सारंदा कमरे से बाहर निकली तो मानवेंद्र ने इशारों से सारंदा से पूछा कि भाई साहब ने दूध पी लिया, और सारंदा ने ना के जवाब में सिर हिला दिया। तब मानवेंद्र भी उदास होकर अपने कमरे में चला गया। और इधर जब नीलेंद्र ने ताज़ी हवा के लिए अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने बहती हुई नदी के ऊपर आसमान पर चांद जगमगा रहा था। उसे वहाँ का नज़ारा बेहद पसंद आया और उसने कमरे के दूसरे दरवाजे को खोला जो बालकनी में खुलता था। बालकनी में आकर वो ताज़ी हवा का आनंद ले ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे से कोई साया गुजरा है। उसने फौरन पलटकर देखा तो वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आया। कुछ देर में वो अपने कमरे में आया, कमरे की लाइट ऑफ करने। नाइट बल्ब जलाकर वो बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे कमरे की छत पर एक काला सा साया दिखाई दिया। वो घबरा गया और उसने लाइट ऑन की, लेकिन तब वहाँ उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे लगा कि वो उसके मन का वहम होगा। दूसरे दिन सुबह उसने किसी से भी रात वाली बात का जिक्र नहीं किया। नाश्ता किया और नदी के किनारे जा पहुंचा। वो उस जगह गया जहाँ से उसका कमरा दिखता था। उसे वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा और उसने अपने मोबाइल से वहाँ की फ़ोटो क्लिक की। लेकिन जब उसने वो फ़ोटो देखी तो उसके कमरे की बालकनी के कोने पर खड़ा हुआ काला साया नज़र आया। लेकिन जब उसने बालकनी पर देखा तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने फिर से एक और फ़ोटो क्लिक की। उस फोटो में वो काला साया अभी भी नज़र आ रहा था, लेकिन बालकनी में देखने पर वहाँ कोई नहीं था। नीलेंद्र हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने इस बात को मन से निकालकर सारा ध्यान घूमने में लगा दिया। वो नदी के किनारे टहल ही रहा था कि एक बूढ़ा पागल फटे चीथे हुए कपड़ों में उसके पास आकर बोला, तुम आ गए मुन्ना बाबू, लेकिन वो तो मर गई, उसे मार दिया। हा 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 हा, देखना एक दिन तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और इतना कहकर वो पागल भाग गया। नीलेंद्र का दिमाग अब बिल्कुल खराब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में लौट आया। कोई किताब उठाई और लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो सो गया। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था, इसलिए सारंदा उसे खाने के लिए बुलाने आई। नीलेंद्र को जगाकर उसने उसे खाने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में चलने को कहा, लेकिन नीलेंद्र बोला, माँ, नाश्ता बहुत हैवी था, इसलिए दोपहर का खाना खाने का मन नहीं है, अब रात को ही खाना खाऊंगा। ये सुनकर सारंदा को अच्छा नहीं लगा और वो चली गई। फिर रात को नीलेंद्र लैपटॉप पर अपना कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था। इस बार खाने के लिए मानवेंद्र बुलाने आया तो नीलेंद्र ने कहा, मेरा खाना यहीं पर पहुंचा दीजिए, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, कुछ फॉर्म भर रहा हूँ, शायद किसी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए। ठीक है। और इतना कहकर मालवेंद्र चला गया और कुछ देर बाद नीलेंद्र की थाली लेकर आ पहुंचा। फिर थाली टेबल पर रखते हुए बोला, भाई साहब, खाना ज़रूर खा लीजिएगा। ठीक है, खा लूँगा, नीलेंद्र ने कहा। नीलेंद्र का जवाब सुनकर मानवेंद्र चला गया। फिर जब कुछ देर बाद नीलेंद्र अपना काम निपटाकर हाथ धोकर खाने बैठा तो एकाएक उसकी थाली नीचे फर्श पर गिर पड़ी और खाना बिखर गया। नीलेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसे भूख तो लगी थी, इसलिए खाना लेने वो नीचे पहुंचा। नीचे उसने कोई भी नौकरानी नज़र नहीं आई तो उसने सोचा कि माँ से बोल देता हो खाना परोसने के लिए। लेकिन सारंदा के कमरे में जाकर उसने जो सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने सुना कि माँ, शायद आज रात ही उसका काम तमाम हो जाएगा। मैंने खाने में इतना तगड़ा वाला जहर मिलाया है कि खाना खाते ही आधे घंटे के भीतर उसकी मौत हो जाएगी। मानवेंद्र बोला, हाँ, जल्दी से मर जाए तो अच्छा। दूध में भी जहर मिलाकर ले गई थी।
लेकिन वो भी उस बिल्ली ने गिरा दिया। बच गया हरामखोर। खैर, बकरे की माँ कब तक दुआ मनाएगी, आखिर हलाल तो होना ही पड़ेगा, सारंदा बोली। लेकिन उस बकरे की माँ तो आप ही हो, मानवेंद्र बोला। उसकी माँ मत बोल, सौतेली माँ बोल। इसकी माँ तो इसे जन्म देते ही मर गई थी। मैं एक मछुआरी थी। ठाकुर ने देखा मुझे तो मोहित हो गए, ब्याह कर लिया है मुझे इस हवेली में। तब ये 2 साल का था। लेकिन ये लड़का मुझे बहुत खटकता था, क्योंकि इसकी दाई माता सुबागी इसका बहुत ध्यान रखती थी। खरोच तक नहीं आने देती थी, यहाँ तक कि उसने अपना बच्चा भी पैदा नहीं किया इसके कारण। तब मैंने एक रात उसे मरवा कर यहाँ के तहखाने में एक बक्से में बंद करवा दिया। जिससे मैंने ये काम करवाया था वो मेरा आशिक था। फिर मैंने उसे उसकी झोपड़ी में जाकर उसके खाने में जहर मिलाकर मार दिया। उस मछुआरे के मरते ही ये राज भी हमेशा के लिए तहखाने में दफन हो गया। तेरे पैदा होने के बाद मैंने नीलेंद्र को बोर्डिंग में डाल दिया, वहाँ से विदेश भी भिजवा दिया, लेकिन हवेली में कदम रखने नहीं दिया। इसी बीच मैं एक दिन ठाकुर के साथ छत पर टहल रही थी। ठाकुर से छुटकारा पाने के लिए मैंने उसे छत से धक्का दे दिया, और तब से ही मैं इस हवेली और जमीन जायदाद की मालकिन बनी बैठी हूँ। तब तक ये सब बातें नीलेंद्र अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में आया, एक छोटे से बैग में कुछ सामान पैक किया और चुपके से हवेली के बाहर आ गया और बस्ती की ओर निकल गया उस पागल को ढूंढने। बहुत ढूंढने के बाद वो पागल नीलेंद्र को मिल गया और नीलेंद्र ने उससे बात करने की कोशिश की। वो पागल रोड पर पड़ा और बोला, मैं पागल नहीं हूँ, बस पागल होने का नाटक करता हूँ ताकि मेरी जान बची रहे। लेकिन क्यों? नीलेंद्र ने पूछा। क्योंकि मैं सुबागी का पति रामचरण हूँ। सुबागी के मरने के बाद सुबागी का साया मेरे पास आकर बोला था कि मुझे जिसने मारा है वो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन मैं अपने मुन्ना बाबू को कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। हमेशा साए की तरह उसके पीछे लगी रहूंगी। और इतना कहकर वो चली गई थी। रामचरण की बात सुनकर नीलेंद्र का दिमाग खनका और उसे समझ आया कि उस दिन जहर से भरे दूध के गिलास को सुबागी ही ने गिराया था, और जहर से भरी खाने की थाली भी सुबागी ने ही गिराई थी। फोटो में भी उसका ही साया था। उसने सही कहा था कि हमेशा मेरा साया साथ होगा। उसके बाद नीलेंद्र पुलिस में गया और सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी। पुलिस ने मानवेंद्र और सारंदा को गिरफ्तार कर लिया। फिर नीलेंद्र ने सुबागी के कंकाल को तहखाने से निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली ऐसी रोमांचित कहानी के साथ। धन्यवाद।